Welcome to our podcast, What's Left of Hindustan. तो इस पॉडकास्ट में we will try to understand leftist and socialist ideas. लेकिन वो करने के लिए कैपिटलिज्म को समझना पहले ज़रूरी है. जब तक अपन कैपिटलिज्म को क्रिटिक नहीं करेंगे, तब तक सोशलिज्म का एक कॉन्क्रीट आइडिया बनाना मुश्किल है. तो ये हम लोग डिस्कशन के थ्रू करेंगे. मैं और मेरा दोस्त will will try to understand capitalism first, and hopefully through our conversation uh, you can add something to your understanding. तो क्या होता है कैपिटलिज्म? बेसिकली एक इकोनॉमिक सिस्टम है जिसमें कुछ लोग होते हैं, प्राइवेट ओनर्स होते हैं जिनके पास प्रॉपर्टी होता है, और वो लोग लेबर को एम्प्लॉय करते हैं एंड उससे वो लोग प्रॉफिट कमाते हैं. इसको तो लेबरर्स को या वर्कर्स को या एम्प्लॉयज़ को कुछ पैसा मिलता है, और ओनर्स को भी कुछ पैसा मिलता है उसमें से, एंड ऐसे ये इकोनॉमी चलता है बेसिकली. इसको फ्री मार्केट बोला जाता है, विच इज़ एक मार्केट जिसमें गवर्नमेंट या कोई एक्सटर्नल बॉडी इन्फ्लुएंस नहीं करता हो, रेगुलेट करने की कोशिश नहीं करता हो. एक्चुअली कैपिटलिज्म से स्टार्ट करने का एक इंटरेस्टिंग रीज़न ये भी है कि बहुत लोग सोचते हैं कि कैपिटलिज्म और सोशलिज्म बहुत दो सिस्टम्स है जो हमें कंपेयर करना है, कॉन्ट्रास्ट करना है. एंड यूजुअली ऐसे दिया जाता है कि आर्गुमेंट ऐसा होता है कि ओके देयर इज कैपिटलिज्म, देयर इज सोशलिज्म, अब बताओ कि इसमें क्या अच्छा है, इसमें क्या बुरा है. बट सोशलिज्म अगर हम्म. तुम जनरली आर्गुमेंट देखो तो ऐसा होता है कि इट स्टार्ट्स विद कैपिटलिज्म, इट लुक्स एट द प्रॉब्लम्स ऑफ कैपिटलिज्म, एंड सोशलिज्म इज नथिंग बट तुम इस प्रॉब्लम्स को कैसे हटाओगे. तो कैपिटलिज्म के बाद क्या है वो. हम्म. तो जैसे अभी कैपिटलिज्म को अगर हम डिफाइन करेंगे तो वी से कि इट्स अ फ्री मार्केट सिस्टम, एक ऐसा मार्केट जहाँ पे प्राइवेट प्लेयर्स प्रॉफिट के लिए कमा रहे हैं वगैरह वगैरह. तो इवन दो इसका कोई इवन दो इसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है गवर्नमेंट का, या गवर्नमेंट ऐसे स्ट्रांगली रेगुलेट नहीं करता, स्टिल इसके पीछे कुछ क्या बोलते हैं, कुछ मैकेनिज्म्स हैं, कुछ रूल्स हैं, कुछ लॉज हैं जिसको ये फॉलो करता है. और सबसे बेसिक रूल जो हम सब ने सुना ही होगा, विच इज सप्लाई एंड डिमांड. तो जैसे कैपिटलिज्म, इवन दो इंडिविजुअल प्लेयर्स अ, अपने अकॉर्डिंग अपने फ्रीडम के हिसाब से ट्रेड करते हैं, उनका एंड गोल इज प्रॉफिट. एंड ये मार्केट के डायनामिक्स फिर भी एक मैकेनिज्म है जो इसके पीछे काम कर रहा होता है, जो सप्लाई और डिमांड का होता है. तो ये जो आइडियल फ्री मार्केट होता है, ये कभी एग्जिस्ट नहीं करता. तो सो मार्केट में क्या अलाउड है और क्या नहीं है, मतलब तुम क्या बेच सकते हो या क्या खरीद सकते हो, ये कंट्री टू कंट्री वेरी करता है, सोसाइटी टू सोसाइटी वेरी करता है. बेसिकली कल्चरल फैक्टर्स पे काफ़ी डिपेंडेंट होता है. सो इवन दो ऐसा कोई एक टॉप डाउन अथॉरिटी नहीं है जो उसको रेगुलेट कर रहा है, देर आर स्टिल फैक्टर्स विच कंट्रोल और अफेक्ट. तो जैसे 200 साल पहले जाओगे तो इट वॉज वेरी कॉमन, स्लेव ट्रेड काफ़ी कॉमन था यूएस में. और थोड़ा और पीछे जाओगे 100 साल पहले तो इंडिया से भी लोगों को उठा के वेस्ट इंडीज़ लेके गए थे, या उस साइड मतलब अमेरिकाज लेके गए थे, और सॉर्ट ऑफ स्लेव्स की तरह काम करवाने के लिए. तो ये आजकल नहीं होता है बिकॉज अभी सोसाइटी को समझ आ गया कि ये गलत है. तो इस तरीके से कल्चरल फैक्टर्स हैं जो फ्री मार्केट को चेंज करते हैं, और इन सम वे कैपिटलिज्म को भी चेंज करता है. लेकिन um, लेकिन कैपिटलिज्म में उसकी हिस्ट्री में एक चीज़ हमेशा कॉमन रहा है, और वो है कमोडिटीज़ का एक्सचेंज और ओनरशिप ओवर प्रॉपर्टी. तो कैपिटलिज्म में एक वॉलंटरी एक्सचेंज है, ट्रेड है कि आ, मतलब अपन वैल्यू असाइन करते हैं कि चीज़ों का इतना प्राइस होता है, और अपन को कुछ चाहिए तो अपन उतना पैसा लेते हैं. तो एक वॉलंटरी एग्रीमेंट टाइप की चीज़ है लोगों के बीच में. तो वो होने के लिए पीपल हैव टू ओन समथिंग इन ऑर्डर टू ट्रेड इट फॉर समथिंग एल्स. तो ये ओनरशिप का जो आइडिया है कि अपन चीज़ों को इंडिविजुअली ओन कर सकते हैं, मतलब मैं अपना घर ओन कर सकता हूँ, या फिर आई डोंट नो ज़मीन, फैक्ट्री, खाना, खेती. तो ये जो ओनरशिप का जो आइडिया है, ये अपन पैदा हुए हैं कैपिटलिज्म में बड़े हुए हैं, तो अपन को ये काफ़ी नेचुरल और ऑब्वियस लगता है. बट ये ओनरशिप का आइडिया हमेशा से नहीं रहा है. अब हिस्ट्री में 1000 साल पीछे जाओगे तो ऐसे प्राइवेट ओनरशिप का कोई आइडिया नहीं था.
तो ये जो प्राइवेट ओनरशिप का जो आइडिया, इट इज़ वेरी सेंट्रल टू आवर कैपिटलिस्ट सिस्टम। हाँ, इनफैक्ट इवन वो स्लेव वाला एग्जांपल अगर हम देखें तो अगर जैसे अभी वी आर गिवन ह्यूमन राइट्स, हमें पता है कि स्लेव ट्रेडिंग लीगल नहीं है या फिर स्लेव्स की तरह हम ट्रेड नहीं कर सकते ह्यूमंस को, तो ऑब्वियसली इकोनॉमी में बहुत कंस्ट्रेंट्स हैं, बहुत सारे अ, कैसे एक इकोनॉमी काम करता है वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि ओनरशिप किस बेसिस पे हम डिफाइन करते हैं, क्या ओन करना अलाउड है हुँ, और क्या ओन करना अलाउड नहीं है। और ये हुँ, काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है क्योंकि अब हमें एक डायरेक्शन मिला है, हम यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं कैपिटलिज्म को समझना। तो लाइक फर्स्ट 2 एपिसोड में हम प्लान यही कर रहे हैं कि हम एक फ्रेमवर्क डेवलप करेंगे कैपिटलिज्म को समझने के लिए। तो एंड ओनरशिप एक बहुत अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट है ये समझने के लिए। तो ओनरशिप के बेसिस पे प्रॉपर्टी किस तरीके से ओन करते हैं, कौन ओन करते हैं, इसके बेसिस पे हम सोसाइटी को 2 क्लास में डिवाइड कर सकते हैं। एक है कैपिटलिस्ट क्लास और एक है वर्किंग क्लास। कुछ प्रॉपर्टी के टाइप है, कुछ स्पेसिफिक टाइप की प्रॉपर्टीज है जिस पे हम पहले ध्यान देंगे, जिसके बेसिस पे हम ये डिवीजन लाएंगे। तो जब हम ओनरशिप की बात करते हैं, ऐसे नहीं कि तुम ऐसा सिस्टम इमेजिन कर सकते हो जब कोई कुछ ओन नहीं करता। ओनरशिप की भी बहुत सारे टाइप्स हैं, बहुत सारे नुआंसेस हैं। तो अगर हम एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ ओनरशिप की बात करेंगे अभी, तो अगर तुम किसी भी प्रोडक्शन प्रोसेस को देखो, किसी भी इकोनॉमिक सिस्टम को देखो, जो हम डेली कमोडिटीज कंज्यूम करते हैं, जो भी हमारे कपड़े हो गए, खाना हो गया, ये सब, ये प्रोड्यूस करने के लिए तुम्हें क्या क्या चीज़ें चाहिए? तुम्हें फैक्ट्रीज चाहिए, तुम्हें लैंड चाहिए, तुम्हें नेचुरल रिसोर्सेज चाहिए। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बिना तुम प्रोडक्शन प्रोसेस को स्टार्ट नहीं कर सकते। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो प्रोडक्शन प्रोसेस को ही डिजाइन करते हैं। तो यहाँ से हम अपना एनालिसिस स्टार्ट करेंगे। तो इसको हम मीन्स ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं क्योंकि ये मीन्स है चीज़ें प्रोड्यूस करने का। इसके थ्रू तुम चीज़ों को प्रोड्यूस करते हो। फैक्ट्री के बिना तुम प्रोड्यूस नहीं कर सकते कमोडिटीज। नेचुरल रिसोर्सेज के बिना तुम कमोडिटीज बना नहीं सकते फाइनल जो बन के आते हैं फैक्ट्रीज से। तो यहाँ पे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को जो ओन करते हैं, जो स्पेसिफिक टाइप ऑफ कमोडिटीज को ओन करते हैं, ये कैपिटलिस्ट क्लास है। कैपिटलिस्ट क्लास बेसिकली ये स्पेसिफिक टाइप ऑफ कमोडिटीज को ओन करते हैं एंड जिनका इन स्पेसिफिक टाइप ऑफ कमोडिटीज पे ओनरशिप नहीं रहता, जिनके पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन नहीं है, वो वर्कर्स होते हैं। तो जनरली अगर तुम देखोगे तो इनका एक अलग अलग रोल भी होता है सोसाइटी में। तो ये एक कॉन्सेप्ट है जो हम कंसिस्टेंटली आगे देखेंगे कि जिसका अ, हमारा जो रिलेशन है सोसाइटी के साथ, जिस तरीके से हमारा जिस तरीके से हम अरेंज करते हैं अपने इकोनॉमिक सिस्टम्स और पॉलिटिकल सिस्टम को, उसके हिसाब से हमें फंक्शन मिलता है, उसके हिसाब से हमारा सोशल रोल डेवलप होता है। तो कैपिटलिस्ट मीन्स ऑफ प्रोडक्शन ओन करते हैं, तो वो प्रोडक्शन प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं। वो डिसाइड करते हैं कि कितना मनी किस में इन्वेस्ट करना है, प्रोडक्शन प्रोसेस कैसे डिजाइन होना चाहिए, कितने वर्कर्स को हायर करना है, वर्कर्स को कितना पे करना है। इन वर्कर्स के पास एक ही ऑप्शन बचता है, उनके पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन नहीं है तो वो वेजेस के लिए काम करते हैं। वो वेज कैपिटलिस्ट के पास जाते हैं, वेजेस के बदले में अपना लेबर पावर बोरो करते हैं, बेसिकली वेजेस के बदले में काम करते हैं फैक्ट्रीज और ये मीन्स ऑफ प्रोडक्शन और ये नेचुरल रिसोर्सेज ये यूज करके इन कमोडिटीज बनाते हैं। तो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के काफ़ी एग्जांपल्स हैं। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल है, कोल से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है या पेट्रोल से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। तो अ, तो कोल जो है, तो इलेक्ट्रिसिटी एक कमोडिटी है। इट्स नॉट जस्ट अ कमोडिटी, मतलब उसको अपन यूज़ भी करते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी इटसेल्फ इज अ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, मतलब उसको यूज़ करते हैं दूसरी चीज़ें बनाने के लिए। और कोल जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है। तो अभी जो क्या बोलता है, जो क्लास डिस्टिंक्शन है, ये हो सकता है आपको लगेगी आउटडेटेड, बिकॉज ये जो आइडियाज़ जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ये एक्चुअली काफ़ी पुरानी है। लाइक दिस इज फ्रॉम 1870s, तो इट्स बिन क्वाइट सम टाइम। एंड आप बोलोगे कैपिटलिज्म काफ़ी चेंज हो गया, कि सर्विस इकोनॉमी चलता है। उस टाइम पे क्या बोलता है, मतलब लोग जाते थे फैक्ट्री, कुछ प्रोड्यूस करते थे, अभी ऐसा नहीं होता। हम्म। दैट्स ट्रू, काफ़ी चेंज हुआ है इकोनॉमी, बट मतलब हायरार्कीज काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो गई हैं, और ये क्लास को आइडेंटिफाई करना भी डिफ़िकल्ट हो सकता है। बट पॉइंट ये है कि वो फंडामेंटल रिलेशनशिप जो है, कि एक एम्प्लॉयर है जो चीज़ें ओन कर रहा है, और एक एम्प्लॉय है जो ओन नहीं करता है, और वो लाइक दैट एम्प्लॉय इज
वर्किंग फॉर वेजेस फॉर सम अदर पर्सन। तो ये रिलेशनशिप जो है ये इकोनॉमी में एग्जिस्ट करता है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक। और ऐसा भी हो सकता है कि मैं हो सकता है कि शहर में किसी आईटी कंपनी के लिए काम करता हूँ, तो आई एम अ वर्कर। बट हो सकता है कि मैं जब अपने वापस गाँव जाता हूँ तो वहाँ पे मेरा ज़मीन है और ज़मीन पे मैं किसी से खेती करवा रहा हूँ। तो इट्स पॉसिबल कि दैट आई एम अ वर्कर एंड अ कैपिटलिस्ट एट द सेम टाइम। हाँ, इवन लाइक जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का एग्जांपल दिया, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, वो एक कमोडिटी है जो हम कंज्यूम करते हैं, बट एट द सेम टाइम वो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन भी हो सकता है किसी और प्रोसेस के लिए। तो हुँ, जैसे कमोडिटीज कैसे डबल टू फेस हमें दिख सकता है कि हाँ, डिपेंडिंग ऑन प्रोडक्शन प्रोसेस कहीं वो कमोडिटी होगा, कहीं वो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होगा। एंड सेम हुँ, गोज फॉर कैपिटलिस्ट और वर्किंग क्लास, क्योंकि हमने हुँ, ये कमोडिटीज के बेसिस पे डिफाइन किया कैपिटलिस्ट और वर्किंग क्लास। तो एक जगह हो सकता है मैं वेजेस के लिए काम कर रहा हूँ, दूसरी जगह हो सकता है कि मैं किसी ऐसे प्रोसेस में इन्वॉल्व हूँ जहाँ मैं हायर कर रहा हूँ वर्कर को, जहाँ मैं कंट्रोल कर एग्ज़ैक्टली, रहा हूँ या दूसरे प्रोडक्शन प्रोसेस। तो इवन दो, हाँ, इट इज ट्रू कि ये आउटडेटेड है, मतलब थोड़ा आउटडेटेड लगता है ये आइडिया, क्योंकि पहले क्लियरली दिखता था कि हाँ, ये कैपिटलिस्ट है, ये ओन करता है, बाकी लोग वर्कर्स हैं, मजदूरी कर रहे हैं वगैरह। एंड अभी अगर तुम देखोगे तो काफी मिडिल मैनेजर्स हैं, सिस्टम्स इतने कॉम्प्लेक्स हो गए हैं, सीईओज होते हैं, बट हुँ, वो जो फंडामेंटल रिलेशन है वो स्टिल होल्ड करता है, इवन दो इट्स लाइक कमोडिटी। जैसे कमोडिटीज जब टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुआ है, हम देखते हैं कि कमोडिटीज को कितने अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं। वैसे ही कैपिटलिज्म जितना इवॉल्व होता है उतनी कॉम्प्लेक्स हायरार्कीज डेवलप हो सकती है, बट वो फंडामेंटल रिलेशन इसके हुँ, नीचे है। तो एंड सेम चीज, तो अगर हम इस फंडामेंटल रिलेशन को स्टडी करें तो हम कैपिटलिज्म को काफी हद तक समझ सकते हैं। एक बेसिक आइडिया एटलीस्ट लग सकता है कि हम कैपिटलिज्म को किस लेंस के थ्रू देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने बोला कि दो क्लास है, कैपिटलिस्ट क्लास और एक वर्किंग क्लास। एंड कैपिटलिस्ट क्लास जो होता है वो प्रोडक्शन को डिजाइन करता है, वो डिसाइड करता है कि फैक्ट्रीज वगैरह कैसे चलनी चाहिए। एंड इवन दो हर कैपिटलिस्ट के पास खुद का एक सब्जेक्टिव चॉइस है कि वो कैसे डिजाइन करेगा, वो क्या बनाना चाहेगा। मे बी कुछ लोग पैशनेट हो हुँ, कुछ बनाने के लिए, मे बी कुछ लोग को कुछ और नीड हो, बट एट द एंड उन्हें मार्केट की सुननी पड़ेगी। मार्केट में अगर डिमांड है किसी चीज का, तो तुम्हें वो फुलफिल करना ही पड़ेगा, वरना कोई और आके फुलफिल कर देगा एंड उसके चांसेस बढ़ जाएंगे सक्सीड करने के। तो एट द एंड, इवन दो कैपिटलिस्ट खुद डिसाइड करते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस क्या होना चाहिए, इवन दो वर्कर्स खुद डिसाइड करते हैं कि कैसे बनाना चाहिए कमोडिटीज, ये मार्केट फोर्सेस जो है वो डिसाइड करते हैं कि प्रॉफिट किसके पास जाएगा। प्रॉफिट, कौन से कैपिटलिस्ट और कौन से प्रोडक्शन प्रोसेस ज्यादा प्रॉफिट करेंगे। तो एक सेंट्रल एलिमेंट जो इस पूरे सिस्टम को ड्राइव करता है वो एक ये कि प्रॉफिट इंसेंटिवाइज क्या करता है सिस्टम में, क्या चीज बनाना प्रॉफिटेबल है। तो जैसे अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं एक चेयर के प्रोडक्शन प्रोसेस का, तो एक चेयर बनने के लिए पहले तुम्हें रॉ मटेरियल्स चाहिए, तुम्हें वुड चाहिए, तुम्हें पेंट चाहिए, तुम्हें मेटल चाहिए, तुम्हें स्क्रूज चाहिए, बहुत सारी चीजें जिसके बिना तुम चेयर नहीं बना सकते। तुम्हें फैक्ट्रीज चाहिए हुँ, जैसे जहाँ पे मशीन्स होंगे, जहाँ तुम वुड कट करोगे, शेप करोगे, और क्या क्या लगता है चेयर के प्रोडक्शन प्रोसेस में, वो सब बेसिकली। उसके अलावा फाइनली तुम्हें एक मिसिंग पीस ये कि तुम्हें वर्कर्स चाहिए जो एक्चुअली इन सबको यूज करके एक चेयर बनाए, जो अपना लेबर यूज करेगा एंड एक चेयर आउटपुट देगा। तो कैपिटलिस्ट क्या करता है, वो वर्कर्स को हायर करता है, पैसे देते हैं एंड वर्कर बदले में चेयर बना के दे देते हैं। तो बेसिकली उसको लेबर को पे किया जा रहा है, लेबर के बदले में पैसे दिए जा रहे हैं एक सेंस में। तो वर्कर का रोल क्या होता है, वर्कर का रोल लिमिटेड है, वो आएगा, वेजेस लेगा, चेयर बनाएगा एंड उसका प्रोसेस, उसका काम वहीं खत्म हो जाता है सिस्टम में, प्रोडक्शन प्रोसेस में एटलीस्ट। फिर वो कहीं और आ सकता है कंज्यूम करने के लिए या मार्केट में खरीदने के लिए चीजें, पर प्रोडक्शन प्रोसेस में उसका रोल यहीं खत्म हो जाता है। बट कैपिटलिस्ट का रोल यहाँ खत्म नहीं होता है, वो उस शेयर को लेता है, मार्केट में ले जाता है और उसे बेचने की कोशिश करता है। अब यहाँ पे कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट आता है कैपिटलिस्ट के पास, क्योंकि कोई भी कैपिटलिस्ट यही चाहेगा कि वो जितना महंगा बेच सकता है चेयर को उतना महंगा बेच पाए। अगर मैं अपने पैसे लगा रहा हूँ, मैं अपना टाइम लगा रहा हूँ, मैं अपने एफर्ट लगा रहा हूँ, तो मैं यही चाहूंगा कि जितना प्रॉफिट निकाल सकता हूँ निकालो, मैं जितना अपना बिजनेस एक्सपैंड कर सकता हूँ, जितना अपनी कंपनी को ग्रो कर सकता हूँ वो करूँ। तो यहाँ पे एक लिमिट, यहाँ पे एक तरफ मैं चाहता हूँ कि प्राइसेस जितना सकता हूँ बढ़ाऊँ, बट रियलिस्टिकली ऐसा नहीं होता, क्योंकि तुम मार्केट में जाते हो, तुम्हारे जैसे और भी कैपिटलिस्ट होंगे जो चेयर बना रहे होंगे, जो चेयर बेच रहे होंगे, तो तुम्हें नेचुरली एक कंपटीशन दिखता है मार्केट में, और यही मार्केट की अच्छी चीज़ है।
कि कंपटीशन की वजह से हर कैपिटलिस्ट यही चाहेगा कि हाँ, मैं चेयर का प्राइस बहुत ज़्यादा महँगा ना रखूँ, मैं चेयर को थोड़ा सस्ते में बेचूँ। मैं अपना प्रोडक्ट अच्छा बनाऊँ, इतना अच्छा बनाऊँ कि सब मेरा प्रोडक्ट खरीदना चाहे। तो कंपटीशन की वजह से एक अपोजिंग इफेक्ट ये है कि हाँ, मैं अपना प्राइस कम रखना चाहूँगा चेयर का। अब नेचुरली हमें यही दिखता है कि अगर मैं कैपिटलिस्ट हूँ, अगर मान लो तुम ही कैपिटलिस्ट हो, हम दोनों चेयर बेचने की कोई कोशिश कर लें एंड हम अपना प्राइसेस गिराए जा रहे हैं ताकि हमारे सेल्स बढ़े। बट एक पॉइंट के बाद हम ये नहीं कर सकते क्योंकि हमारा प्रॉफिट खत्म हो जाएगा, हमारा प्रॉफिट मार्जिन ही खत्म होने लगेगा, हमारे बिजनेसेस नहीं चल पाएंगे। मुझे एटलीस्ट इतने पैसे तो चाहिए कि मैं एक अगला साइकिल स्टार्ट कर पाऊँ, मैं फिर से वो टिम्बर वुड पेंट और ये सब खरीद पाऊँ, मैं फिर से वर्कर्स को हायर कर पाऊँ, थोड़े एक्स्ट्रा पैसे मेरे पास भी हो मेरे सब्सिस्टेंस के लिए, मेरे खाने के लिए, मेरे लाइवलीहुड के लिए, एंड बिजनेस वगैरह चले और एक्सपैंड हो। तो क्लियरली एक पॉइंट के नीचे तुम कस्टमर से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते प्राइसेस बढ़ाने का अगर कंपटीशन है मार्केट में तो। और फ्री मार्केट का कोर एसेंस जो है, फ्री मार्केट का जो स्पिरिट है वो यही है कि कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में तुम्हें अच्छे सर्विसेज मिलेंगे। कोई कैपिटलिस्ट फायदा नहीं उठाएगा कस्टमर्स का या एक्सप्लॉइट नहीं करेगा या ओवर चार्ज नहीं करेगा ये सब। हम्म। हम्म। तो अब एक चीज तो ये कि अब तुम प्राइसेस नहीं बढ़ा सकते तो फिर तुम अपने प्रॉफिट्स कहाँ से बढ़ाओगे, राइट? क्योंकि तुम्हें क्लियरली दिख रहा है कि तुम कस्टमर्स को चार्ज नहीं कर सकते, तो तुम यही देखोगे कि तुम्हारे प्रोडक्शन प्रोसेस में कहाँ कहाँ पैसे लग रहे हैं और तुम यही चाहोगे कि तुम्हारे प्रोडक्शन प्रोसेस में कम से कम पैसे लगे, राइट? तो हम्म। अब तुम पैसे कहाँ कहाँ लगाते हो प्रोडक्शन प्रोसेस में? तुम एक जगह रॉ मटेरियल्स में लगाते हो और एक जगह वर्कर्स में लगाते हो। अब रॉ मटेरियल्स, इट इज़ पॉसिबल, मना नहीं कर रहे, इट इज़ पॉसिबल कि तुम रॉ मटेरियल सस्ते में एक्वायर करो, इट इज़ पॉसिबल कि तुम मे बी बेटर टेक्नोलॉजी से इनोवेट करो या जो भी। बट अभी उस फैक्टर्स को नहीं देखते, उसमें हम बाद में आएंगे। एक क्लियर ऑप्शन तो ये दिखता है कि तुम अपने वर्कर्स को कितना कम पे कर सकते हो। तो अगर मैं अपने वर्कर्स को 50 रुपीज़ दे रहा था एक दिन का, मैंने अगर बदले में 40 रुपीज़ दिया तो वो 10 रुपीज़ मेरा प्रॉफिट है। मेरे चांसेस थोड़े से ज़्यादा होंगे मार्केट में सर्वाइव करने के लिए। तो कैपिटलिस्ट के पास एक इंसेंटिव है कि वो अपने वर्कर्स को कम से कम पे करे। तो यहाँ पे हमें एक एटलीस्ट साइंस दिखने लगते हैं, इंडिकेशन तो है कि प्रॉफिट और वर्कर के जो अनपेड वेजेस है या अंडर पे करने का जो फैक्टर है उसके बीच में कुछ हम्म। स्ट्रॉन्ग रिलेशन है। तुम जितना वर्कर को अंडर पे करोगे हम्म। उतना ज़्यादा चांस है कि तुम्हारे प्रॉफिट्स बढ़ेंगे। राइट। तो अगर अपन वेजेस को कम करते हैं तो अपन प्रॉफिट को थोड़ा बढ़ा सकते हैं। तो इन सम सेंस यू कैन से दैट प्रॉफिट कम्स फ्रॉम अनपेड वेजेस। मतलब जितना अंडर पे करोगे प्रॉफिट उतना बढ़ेगा। हम्म। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हर इंसान जो कैपिटलिस्ट का रोल प्ले करता है या हर इंसान जो कोई बिजनेस चलाता है या कोई बिजनेस ओन करता है वो कोई बुरा इंसान है। इट्स वेरी लाइकली कि उसको पता नहीं है कि उसका प्रॉफिट अपने वर्कर के अनपेड वेज से आ रहा है। इट्स वेरी लाइकली कि वो एक्सप्लॉइट करना भी नहीं चाहता एंड इट्स पॉसिबल दैट दैट पर्टिकुलर कैपिटलिस्ट टेक्स केयर ऑफ हिज वर्कर्स, मेक श्योर दैट कि उसके घर में कोई प्रॉब्लम नहीं है एंड उसको कभी पैसे की जरूरत पड़ रही है तो ज़्यादा पैसे दे रहा है, सॉर्ट दैट सॉर्ट ऑफ स्टफ। बट अपना जो सिस्टम ऐसा डिजाइंड है कि अपना प्रॉफिट प्रॉफिट पे चलता है अपना पूरा इकोनॉमिक सिस्टम। एंड इट्स नॉट जस्ट कि प्रॉफिट पे चलता है, अपन प्रॉफिट के साथ ऑब्सेस्ड है, अपने सोसाइटी में एक ऑब्सेशन है पैसे को लेकर। तो एक कैपिटलिस्ट सिस्टम में अगर कोई बिजनेस को आगे बढ़ना है तो उसको अपना प्रॉफिट बढ़ाना है। वो अपना प्रॉफिट बढ़ाएगा तभी वो एक्सपैंड कर पाएगा। तो मान लो दो दो कैपिटलिस्ट है एक मार्केट में। एक है जो ट्राई कर रहा है कि वो अपने वर्कर को कम से कम एक्सप्लॉइट करे और एक है जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको बस प्रॉफिट चाहिए, वो अपना एक्सपैंड कर रहा है बस। तो नेचुरली ओवर टाइम जो ज़्यादा क्या बोलते हैं, मतलब जो ज़्यादा the one who's ready to exploit, it's more likely that they will um, it's more likely that they will accumulate more and more capital and वो ज़्यादा सक्सेसफुल होते जाएगा। तो हम्म। uh, तो ये जो सिस्टम है इसका इसका फीचर है, कैपिटलिस्ट सिस्टम का फीचर है कि uh, जो इंसान किसी और को एक्सप्लॉइट करने के लिए तैयार होगा उसी को आगे बढ़ने मिलेगा। तो एक फिल्टर है सिस्टम में, जो लोग मतलब जिनको जो लोग एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहते हैं, निकल जाओ तुम मार्केट से, तुमसे नहीं होगा ये अपने।
तो ठीक है, तो अभी तक अपन ने देख लिया कि कैपिटलिस्ट है, वर्कर है, वेजेस है, बट और भी जैसे काफ़ी फैक्टर्स है, जैसे इनोवेशन या फिर मतलब बेसिकली इनोवेशन कि तुम रॉ मटेरियल नए तरीके से एक्वायर कर रहे हो सस्ते तरीके से, या फिर तुम कोई मशीन्स डेवलप कर रहे हो जिससे कुछ चीज़ें प्रोड्यूस करने का टाइम कम हो गया या कॉस्ट कम हो गया। तो इस टाइप के फैक्टर्स है जो अपन ने डिस्कस नहीं किया अभी तक। हाँ, इनोवेशन को हम देख सकते हैं, बट एक्चुअली उससे पहले जो पॉइंट की बात हो रही थी, वो एग्जैक्टली यहाँ पे वही रेलेवेंट हो जाता है इनोवेशन की, जब हम बात करते हैं। जैसे जब हमने बोला कि सिस्टम एक फिल्टर है, सिस्टम एक फिल्टर है जो उन लोगों को आगे बढ़ने देता है जो ज़्यादा एक्सप्लॉइट करेगा या ज़्यादा ज़्यादा विलिंग होगा एक्सप्लॉइट करने के लिए। तो यहाँ पे हमें क्लियरली दिखने लगता है कि इट डजेंट मैटर लोग कैसे हैं, या लोगों का नेचर क्या है, लोगों का गोल क्या है, पैशन क्या है, इंसेंटिव क्या है। ऑल दैट मैटर्स इज सिस्टम के रूल्स क्या है। सिस्टम, तो अगर कैपिटलिज्म एक गेम है तो ये गेम किस रूल्स के बेसिस पे चलता है, इस गेम में कौन जीत रहा है, और जीतने के बेसिस क्या है, जीतने का मेट्रिक क्या है। तो यहाँ पे जब हम बोलते हैं कि प्रॉफिट्स अनपेड वेजेस पे ही मोरलेस डिपेंड कर रहा है, तो इवन इफ इनोवेशन हो रहा है, लेट्स से एक कैपिटलिस्ट इनोवेट कर रहा है, अब अगर ये कैपिटलिस्ट इनोवेट करेगा तो उसके सक्सेस के चांसेस बढ़ेंगे। बट इवेंचुअली होगा ये कि हर कैपिटलिस्ट को इनोवेट करना पड़ेगा, हर कैपिटलिस्ट को कैचअप करना पड़ेगा इस इनोवेशन के साथ, नए नए टेक्नोलॉजीज के साथ। एंड जब मार्केट में ऐसा कांस्टेंट इनोवेशन होते रहेगा, जब मार्केट में हर कैपिटलिस्ट यही चाहेगा कि हाँ रॉ मटेरियल और सस्ते में मिले, सब अपने अपने तरीके से ढूंढेंगे, सब अपने अपने तरीके से प्रोडक्शन प्रोसेस को चेंज करेंगे। तो टेम्परली इट इज ट्रू कि हाँ कुछ कैपिटलिस्ट थोड़ा ज्यादा इनोवेट करेंगे, कुछ कैपिटलिस्ट बेटर आइडियाज लेके आएंगे, कुछ कैपिटलिस्ट थोड़ा रिसर्च में बेटर इन्वेस्ट करेंगे और बेटर आउटपुट लेके आएंगे। बट इन द लॉन्ग रन होता ही है कि इनोवेशन वगैरह पीपल कैचअप, दूसरे कैपिटलिस्ट जो होते हैं वो कैचअप करते हैं। वो रॉ मटेरियल किसी ने सस्ते में एक्वायर किया तो दूसरा कैपिटलिस्ट ट्राई करेगा कि वो भी सस्ते में एक्वायर करे। आई मीन इट्स सिंपल, अगर वो नहीं करेगा तो सिस्टम उसे फिल्टर आउट कर देगा। तो इवेंचुअली एट द एंड एक ही ऑप्शन बचता है कैपिटलिस्ट के पास कि इवन इफ ऑल दिस इज ट्रू, इवन इफ इनोवेशन हो रहा है, इवन इफ बाकी फैक्टर्स जो हम डिटेल में नहीं जा रहे अभी, इवन इफ वो सब सही है, इट इज स्टिल अ फैक्ट कि कैपिटलिस्ट यही चाहेंगे कि वो वर्कर्स को कम से कम पे करें, क्योंकि वर्कर्स को कम पे करना डायरेक्टली ट्रांसलेट्स टू मोर प्रॉफिट। तो लाइक अगर मान लो कैपिटलिस्ट ने इनोवेट किया, बीच में उसका बिजनेस थोड़ा बेटर चल रहा है बाकियों से, तो मे बी वो अफोर्ड कर सकते हैं वर्कर्स को ज्यादा देना, बट इन द लॉन्ग रन हर कैपिटलिस्ट का इंसेंटिव यही होगा कि हाँ वो कम से कम पे करें। हाँ, तो यहाँ पे क्लियरली हम एक लॉन्ग टर्म टेंडेंसी की बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वर्कर्स हमेशा ही अंडरपेड होंगे, ऐसे नहीं है कि वर्कर्स हमेशा ही ओवर एक्सप्लॉइटेड होंगे, ऐसे नहीं है कि वर्कर्स के वेजेस बस घटते जाएंगे टाइम के साथ। ऐसे बहुत सारी सिचुएशंस हैं, बहुत सारे केसेस हैं जब अ, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट अगर कम हो तो वर्कर्स के बार्गेनिंग पावर बढ़ जाता है, तो वेजेस बढ़ते हैं टेम्परली। बट लॉन्ग रन में हमने जहाँ भी देखा है कैपिटलिज्म में यही होता है कि वेजेस गिरते हैं, या इफेक्टिव वेजेस गिरते हैं, प्रॉफिट्स बढ़ाने के लिए ज़्यादा रूथलेस हो जाते हैं कैपिटलिस्ट। तो इट इज़ ट्रू कैपिटलिज्म काफ़ी चेंज हुआ है, काफ़ी सारे मैकेनिज्म्स बने हैं, मिडिल मैनेजर्स जो भी है। बट ये जो मैकेनिज्म है जिससे वेल्थ वर्कर से कैपिटलिस्ट के पास जाता है, तो एक तरीके से हम ऐसे कह सकते हैं कि अगर वर्कर ने 50 रुपीज़ का आउटपुट निकाला मार्केट में, एंड कैपिटलिस्ट उसे सिर्फ 30 रुपीज़ दे रहा है कॉम्पिटिशन की वजह से और जो भी रीजन की वजह से, तो इफेक्टिवली हम ये कह सकते हैं कि वर्कर का 20 रुपीज़ का आउटपुट वो कैपिटलिस्ट के हाथ में जा रहा है। तो एक तरीके से वर्किंग क्लास जो है एज अ होल, सारे वर्कर्स जो है, जो 99% हम बोलते हैं, जो मेजोरिटी है, उससे वेल्थ सिस्टमैटिकली कैपिटलिस्ट क्लास के पास जाता है प्रोडक्शन प्रोसेस में। और ये जो मैकेनिज्म है जिससे वेल्थ एक क्लास से दूसरे क्लास के हाथ में जाता है, ये कैपिटलिज्म का एक कोर अंडरलाइंग मैकेनिज्म है जो हम हम्म। आइडेंटिफाई कर, जो हम यहाँ पे पॉइंट आउट करना चाहते हैं। तो लाइक इट इज ट्रू हम्म। कि मिडिल मैनेजर्स हैं, बहुत सारे क्लासेस है, बट आईटी, लाइक मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं आईटी इंडस्ट्री में, वो हमेशा यही कहते हैं कि उनके ऊपर एक मिडिल मैनेजर है, मे बी वो कहीं आसपास भी नहीं होगा टू सीईओज और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और सबका, वो कोई एवरेज मिडिल मैनेजर होगा। बट उसका रोल क्या है उस सिस्टम में, उसका रोल ये है कि वो तुमसे कितना काम निकलवा सकता है, वो तुम्हें कितना अंडर पे कर सकता है, वो कितने अच्छे से हम्म। नेगोशिएट करके तुम्हें कितना अंडर पे कर सकता है। तो वो जो मैकेनिज्म इट स्टिल वर्क्स, ये जो आइडिया की दो क्लास है, हम्म। इवन दो थोड़ा रिडक्टिव है, इट स्टिल इट इज अ गुड अप्रोक्सीमेशन। और ये जो मैकेनिज्म है कि
वेल्थ जो है वो एक क्लास से दूसरे क्लास के पास जा रहा है, इसका काफ़ी अच्छा एम्पिरिकल एविडेंस भी देख सकते हैं अपन। मतलब आप देख लो, विकिपीडिया पे देख लो, गूगल पे सर्च कर लो, ओवरऑल इनइक्वालिटी बढ़ा ही है वर्ल्ड में इन द लास्ट 100 years or so. Overall, less and less people have owned more and more property. Monopolies form हो गए अपनी इकोनॉमी में, एंड इट्स ट्रू कि इकोनॉमी में नए सेक्टर्स ओपन हुए हैं, जैसे सर्विस सेक्टर इकोनॉमी नया चीज़ है, बट इसमें भी तुम देख सकते हो कि अमेजोन डोमिनेट कर रहा है। और अगर कोई नया कंपनी स्टार्टअप आता है जो कोई इनोवेटिव आइडिया लेके आता है नई तरीके से करने का, तो मतलब मोनोपोली, अमेजोन जैसा मोनोपोली इतना खतरनाक पावर है उसके पास कि वो छोटे से स्टार्टअप को एक्वायर कर लेता है और वो उसको अपने इसमें इंक्लूड कर लेता है, मतलब उसका जो इनोवेटिव तरीका है वो खुद अप्लाई कर देता है। तो अ, तो इस तरीके से अपन को ये दिख रहा है कि हाँ, तो मतलब इसका डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस है कि अपना इकोनॉमी मोर एंड मोर मोनोपोली की तरफ बढ़ रहा है। हाँ, इवन तो इवन इसका एक और एग्जांपल ये है कि लाइक इफ यू लुक एट मोस्ट कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, जब हम देखते हैं उसको, उसमें क्लियरली दिखता है कि जैसे जैसे मार्केट लिबरलाइज होता है वेल्थ इनइक्वालिटी बहुत बढ़ता है। लेकिन इवन इंडिया में आई थिंक ये ट्रू है हम्म, कि 90s में जब हम्म, लिबरलाइजेशन स्टार्ट हुआ तो बहुत एक मिडिल क्लास का फॉर्मेशन हुआ, बट एट द सेम टाइम बहुत हार्श वेल्थ इनइक्वालिटीज बढ़ी थी। हम्म, तो क्लियरली दिखता है कि ये मैकेनिज्म काम तो कर रहा है, सिस्टम में क्लियरली इसका इफेक्ट भी दिखता है। हम्म, इवन लाइक जो वेजेस की बात हम जब करते हैं, लाइक वेल्थ इनइक्वालिटी तो एक डायरेक्ट इफेक्ट है कि वेल्थ, हाँ, एक क्लास से दूसरी क्लास में जा रहा है, बट इवन ये भी है हम्म, कि अगर तुम इन्फ्लेशन वगैरह एडजस्ट करो तो देर आर एविडेंस कि वर्कर्स का प्रोडक्टिविटी तो बढ़ते जा रहा है टाइम के साथ, बट वर्कर्स का वेजेस जो है वो स्टैग्नेट हो रहा है आफ्टर पॉइंट, स्पेशली हम्म, लिबरलाइजेशन और ये जो कैपिटलिज्म डोमिनेंट सिस्टम जब से बना है तब से इफेक्ट ज्यादा हम्म, स्ट्रांग होते जा रहे हैं। तो लाइक वी कैन, ऐसा नहीं है कि ये सब सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज हैं, वी कैन सी लाइक इसके इम्प्लीकेशंस हम्म। रियल लाइफ। और मतलब आप बोल सकते हो कि एक तरीके से वेजेस कम नहीं हो रहे, बिकॉज अपना गवर्नमेंट पे स्केल रिवाइज होता रहता है और लोगों की सैलरी भी थोड़ी बढ़ती रहती है, बट एब्सोल्यूट नंबर्स में कभी सैलरी को जज किया नहीं जाता, इट्स ऑलवेज रिलेटिव टू व्हाट अदर्स ऑन। तो अगर अगर एक बंदा आज 1,000 रुपये कमा रहा है, उसका बॉस अगर 10,000 रुपये कमा रहा है, और 5 साल बाद दोनों का अगर सेम रेशियो से इंक्रीज हुआ, तो इफेक्टिवली कुछ डिफरेंस नहीं है उनके बाइंग पावर में, है ना। लेकिन मान लो उसके बॉस का सैलरी ट्वाइस हो गया और इस वर्कर का सैलरी सिर्फ 1.5 टाइम्स इंक्रीज हुआ, तो इफेक्टिवली तो कम ही हुआ है ना। मतलब इवन तो हाँ। उसका एब्सोल्यूट सैलरी बढ़ा है, सोसाइटी में उसका वैल्यू तो कम ही हो गया पैसे का। तो ये इसको ध्यान में रखना जरूरी है। यू डोंट लुक एट द एब्सोल्यूट वेजेस, यू लुक एट रिलेटिव वेजेस। ओके, थोड़ा ये डिटूर टाइप का हो गया, बट हाँ, वापस अपने मेन स्टोरी पे आता है। तो कैपिटलिज्म वैसे है तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स सिस्टम, और वो बहुत डायरेक्शंस में इवॉल्व कर सकता है, बहुत पॉसिबिलिटीज है। बट जो लॉन्ग टर्म टेंडेंसी की अपन बात कर रहे थे, मतलब सिस्टम को क्वालिटेटिवली एनालाइज करके देखना कि वो किस किस डायरेक्शंस में जा सकता है और उसमें कौन सा डोमिनेंट डायरेक्शन है। तो इसको अपन डोमिनेंट टेंडेंसी बोल सकते हैं एक तरीके से, कि मतलब टेंडेंसीज है सिस्टम में टू गो इन मल्टीपल डायरेक्शंस। तो इनको देख के एनालाइज करना कि क्या क्या पॉसिबल है, और उसमें से कौन सा लॉन्ग टर्म में डोमिनेट करेगा, और उसमें कौन से होंगे जो कि शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस है। तो इस टेंडेंसी और काउंटर टेंडेंसी को समझना, ये काफ़ी एक मतलब मेन स्ट्रीम इकोनॉमिक्स से काफ़ी अलग तरीका है ये सोचने का। एक्चुअली अपन जो मैंने अभी एक एग्जांपल दिया कुछ टाइम पहले, उसको अपन ये टेंडेंसी, काउंटर टेंडेंसी लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में समझ सकते हैं। जैसे दो कैपिटलिस्ट है इकोनॉमी में जो कि compete कर रहे हैं, और एक है जो बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर रहा है और एक है जो एक्सप्लॉइट नहीं कर रहा। तो नेचुरली आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि जो वर्कर्स है वो उसके पास क्यों नहीं जाएंगे जो कम एक्सप्लॉइट कर रहा है ना। मतलब व्हाई वुड दे स्टे विद द वन हु इज एक्सप्लॉइटिंग देम द मोस्ट। तो अ, तो यहाँ पे दो टेंडेंसी आ गई ना, एक है कि जो एक्सप्लॉइट कर रहा है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपैंड कर जाएगा फ्यूचर में, डोमिनेट कर जाएगा, और उसका काउंटर टेंडेंसी है कि जो वर्कर्स है उसके पास चले जाएंगे, जो एक्सप्लॉइट नहीं कर रहा उतना। तो क्लियरली यहाँ पे दो अपोजिंग डायरेक्शन है ना सिस्टम में। तो इसको अपन अनएम्प्लॉयमेंट के थ्रू समझ सकते हैं।
इट्स वेरी मच पॉसिबल कि ऐसे इकोनॉमी में जब बफर होता है, मतलब देयर आर अनएम्प्लॉयड पीपल, पीपल हु नीड अ वेज बट दे डोंट गेट अ वेज, मतलब उनको काम देने वाला कोई है नहीं। तो ऐसे में इवन इफ वर्कर्स आर गोइंग टू समवन हु इज नॉट एक्सप्लॉइटिंग देम, पॉपुलेशन में एक बफर है जिसको पैसा चाहिए, जिसको अगले दिन जिंदा रहने के लिए खाना चाहिए, तो वो ऑटोमेटिकली वहां चले जाएगा जो उनको एक्सप्लॉइट कर रहा है ना। तो अगर हम्म। अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम ही खत्म हो गया तो ये प्रॉब्लम नहीं रहेगा। बट अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो कैपिटलिज्म में हमेशा दिखता ही है, हर कंट्री में दिखता ही है अपन को। ये जो अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम इनफैक्ट काफी लाइक आई थिंक हम आगे कभी जाएंगे किसी एपिसोड में, बट इट इज हाँ, समथिंग जिसको लाइक जब तक अनएम्प्लॉयमेंट सॉल्व नहीं होता यू कैन क्लियरली सी कि वर्कर्स के पास कोई बार्गेनिंग पावर नहीं, उनका कोई से नहीं बेसिकली। हम्म हम्म हम्म। तो ये जो टेंडेंसी है कि वर्कर्स एक टॉक्सिक वर्क प्लेस छोड़ के एक बेटर वर्क प्लेस जा रहे हैं, दैट्स अ शॉर्ट टर्म टेंडेंसी जो कि डोमिनेट नहीं करेगा लॉन्ग टर्म में। मतलब हो सकता है कभी करेगा, थोड़ा रैंडम चीज़ है ये। तो ऑन एन एवरेज वो डोमिनेट नहीं करेगा, ऑन एन एवरेज विल जस्ट बी द वन हु एक्सप्लॉइट्स द मोर विल बी सक्सेसफुल। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इवन दो लाइक जैसा मॉडल हम सेटअप कर रहे हैं यहाँ से कुछ चीजें हमें समझ में आती है कि मार्केट कैसे काम कर रहे हैं। तो एक क्लियर जैसे एक क्लियर पॉइंट हमने ये देखा कि वेल्थ का एक फ्लो है, वेल्थ का एक डायरेक्शन है, टेंडेंसी है एसिमेट्रिकली फ्लो करने का। कैपिटलिस्ट क्लास जो है ऑन एन एवरेज वर्किंग क्लास से वेल्थ ले एटलीस्ट कमोडिटीज और प्रोडक्टिव आउटपुट लेता है and बदले में वेजेस नहीं देते, विच इज इक्विवेलेंट टू सेइंग कि एक वेल्थ का एक एसिमेट्रिकल फ्लो है एक क्लास से दूसरी क्लास के हाथ में। तो हम्म कुछ चीजें हम काउंटर कर सकते हैं, हम बोल सकते हैं हाँ ठीक है मे बी गवर्नमेंट आएगा, मे बी रिच लोग को ज्यादा टैक्स करेगा, या हम्म मे बी गवर्नमेंट आके बोलेगा कि अ, चलो मिनिमम वेज लगा देते हैं, हम वर्कर्स को इससे कम कम तो अंडर पे कर ही नहीं सकते। तो इट मेक हम्म सेंस क्योंकि अगर दो कैपिटलिस्ट हैं और दोनों एक वेज के बिना वेज के नीचे पे नहीं कर सकते, तो उनके पास जो उनके पास कुछ ही और ऑप्शंस बचते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस में, और क्या बचा वर्कर्स के अलावा रॉ मटेरियल्स इनोवेशन और ये सब। तो फिर उनका मतलब उनके पास एक ही ऑप्शन बचता है कि हाँ ठीक है अब हम इनको अंडर पे नहीं कर सकते, तो चलो अब हम इनोवेशन करते हैं, चलो अब हम रॉ मटेरियल्स हम्म बेटर एक्वायर करते हैं, ऐसे टाइप के सॉल्यूशंस। या फिर अगर मान लो हमने एक हम्म यूनियंस बनाया, तो जैसे अभी अभी बात हो रही थी कि एक वर्कर जा सकता है दूसरे एम्प्लॉय के पास, दूसरे एम्प्लॉयर के पास। अ, तो यहाँ पे होता है कि अगर एक वर्कर थ्रेटन करता है कि चलो मैं क्विट करूंगा, तो कैपिटलिस्ट जो भी कैपिटलिस्ट उस प्रोडक्शन प्रोसेस को हैंडल कर रहा है उसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो एक या दो वर्कर्स के बिना काम चला सकता है या रिप्लेस कर सकता है जल्दी से, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट रहता है, देर इज इफेक्टिवली हमेशा एक इफेक्टिव पॉपुलेशन रहता है जिससे तुम अब्जॉर्ब कर सकते हो, जिससे तुम नए वर्कर्स को हमेशा ले सकते हो। बट हम्म अगर सारे वर्कर्स ने एक साथ बोला कि वो यू नो वो क्विट करेंगे या फिर वो प्रोडक्शन प्रोसेस को ही रोक देंगे, वो फैक्ट्री चलने ही नहीं देंगे, देन तुम्हारा हम्म क्लियरली प्रॉफिट प्रॉफिट इफेक्ट होगा, तुम्हारा पूरा प्रोडक्शन प्रोसेस रुक जाएगा। तो वर्कर्स के पास ये जो पावर है ऑर्गेनाइज करने का कि वो यूनियंस बनाए, वो कलेक्टिवली डिमांड करे, वो एक साथ डिमांड करे कि हमें ये चाहिए, ऐसे कुछ सॉल्यूशंस तुम ला सकते हो इस सिस्टम में। तो पूरा पॉइंट यही है इस प्रोसेस का कि तुम पहले सिस्टम को समझो, तुम देखो कि इसमें क्या क्या फ्लॉज है, एंड तुम थोड़े बहुत सोल्यूशन सजेस्ट करो। इससे हम एक्सप्लॉइटेशन को थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं मे बी। बट इवेंचुअली सिंस कैपिटलिज्म का रूल अभी भी यही है कि प्रॉफिट इंसेंटिव पे चलता है, एंड प्रॉफिट एट द एंड हम्म उन्हीं को फायदा करेगा जो एक्सप्लॉइट करेगा या अंडर पे करेंगे वर्कर्स को। इसकी भी कुछ हम्म लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशंस बहुत तरीके की हो सकती हैं, जैसे अगर कोई वर्क कैपिटलिस्ट अंडर पे नहीं कर पा रहा है अपने वर्कर को बिकॉज ऑफ यूनियंस या मिनिमम वेज, हो सकता है कि उसका बिजनेस हो सकता है कि उसका बिजनेस बंद हो जाए, इट इज पॉसिबल, क्योंकि इतना कॉम्पिटेटिव एनवायरनमेंट है। हो सकता है कि इनोवेशन ना करने की वजह से या इनोवेशन से कैचअप नहीं कर पाने की वजह से बहुत जल्दी मोनोपोलीज बन रही है, कुछ भी हो सकता है, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है सिस्टम में। बट तो ये परमानेंट सॉल्यूशंस तो नहीं है, इट कुड स्टिल वर्क कुछ एक्सटेंट तक, कुछ टाइम फ्रेम में, डिपेंडिंग ऑन क्या कंडीशंस तुम्हारी इकोनॉमी की, इट कुड वर्क। दीज मतलब वी कुड क्लियरली सी कि सॉल्यूशंस कहाँ से आ रहे हैं, ये प्रोग्रेसिव आइडियाज चलते हैं मिनिमम वेज और यूनियंस हम्म को फेवर करने वाले। तो ये परमानेंट सॉल्यूशंस नहीं है, बट वी कुड दीज आर थिंग्स व्हिच वी कुड स्टिल लुक इनटू, दीज आर इंटरेस्टिंग आइडियाज। हम्म। मतलब these ideas are good but these are not foolproof, because even अगर
अपन एक्सप्लॉयटेशन वाले प्रॉब्लम को, मतलब एक्सप्लॉयटेशन से मेरा मतलब ये है कि दैट प्रॉफिट इज अनपेड वेजेस, इस वाले आर्ग्यूमेंट को थोड़ा साइड में रख देते हैं। जो प्रॉफिट मोटिव होता है अपनी इकोनॉमी में, दैट इट सेल्फ इज अ ह्यूज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अगेंस्ट सोसाइटल फंक्शंस एंड यूटिलिटीज। जैसे लास्ट वन एंड हाफ ईयर में अपन ने देखा कि कोविड के टाइम पे, मतलब पैंडमिक के टाइम पे, हॉस्पिटल्स ने और मतलब हॉस्पिटल्स ने अपना फीस बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। काफ़ी सिंपल सी प्रोडक्ट्स जैसे फेस मास्क हो गया या सैनिटाइज़र हो गया या ऑक्सीमीटर हो गया, तो इनका रेट एकदम स्पाइक कर गया। अमेज़न पे देखोगे, जनवरी 2020 का प्राइस देखना और मार्च 2020 का प्राइस देखना, काफ़ी बड़ा डिफरेंस होगा। तो ऐसा क्यों है कि जो बेसिक नेसेसिटीज़ है वो एक पैंडेमिक के टाइम पे अनअवेलेबल हो जा रही है? तो मतलब ऐसा, मतलब क्या है सिस्टम में ऐसा जो जस्टिफाई कर रहा है कि लोगों की बेसिक नीड्स एकदम वन ऑफ द डार्केस्ट पीरियड्स ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री में फुलफिल नहीं हो पा रही है? एंड उसका रीज़न ये है कि प्रॉफिट मोटिव एग्जिस्ट करता है। अगर हॉस्पिटल, मतलब जो भी हॉस्पिटल चला रहा है, प्राइवेट हॉस्पिटल चला रहा है, अगर वो पेशेंट से प्रॉफिट नहीं निकालेगा, मतलब पेशेंट से ज़्यादा पैसे नहीं लेगा, अ, तो उसको प्रॉफिट नहीं मिलेगा। प्रॉफिट नहीं मिलेगा तो वो अपने कॉम्पिटिटर से कम्पीट नहीं कर पाएगा, वो इकोनॉमी में आगे नहीं बढ़ पाएगा, मतलब वो अपने खुद को सस्टेन भी नहीं कर पाएगा। तो अ, तो जैसे हॉस्पिटल का एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है कि वो अपना प्रॉफिट बनाए या फिर वो लोगों की मदद करे, है ना? इनफैक्ट एक्चुअली इट्स काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि डॉक्टर्स और नर्सेस वगैरह तुम देखोगे यूजुअली दे हैव दिस, मतलब यूजुअली उनका इंटरेस्ट ये होता है कि वो पेशेंट को हेल्प करे, पेशेंट का जान बचाए हम्म, वगैरह वगैरह। बट क्लियरली हम्म, लाइक सिस्टम अलाउ नहीं करता उनको एक तरीके से, ऐसे देखो तो वो कल्चर काइंड ऑफ ऐसा हम्म, डेवलप हुआ है कि और एंड हम सब ने सुना ही होगा एट सम पॉइंट कि प्राइवेट हॉस्पिटल में कितना फ्रॉड होता है वगैरह। तो मोस्टली ऐसा नहीं कि लाइक डॉक्टर्स चाहते हैं कि वो पेशेंट्स को एक्सप्लॉइट करे या पेशेंट्स का हेल्थ खराब करे, बट एक तरीके से सिस्टम ही अलाउ नहीं कर रहा, सिस्टम जिस तरीके से डिजाइन है। एंड लाइक सिर्फ ये हॉस्पिटल्स की बात नहीं, जैसे हॉस्पिटल्स हम कह सकते हैं कि जब एक पर्सन का हेल्थ खराब होता है तो वो फैमिली काइंड ऑफ वल्नरेबल सिचुएशन में होता है, या फिर ऐसे सिचुएशन में कि अच्छे से बार्गेन नहीं कर सकता, मे बी इसलिए प्रॉफिट इंसेंटिव काम नहीं कर रहा। ऐसा नहीं है, बहुत सारी सिचुएशंस हैं, बहुत सारे अलग अलग इंडस्ट्रीज हैं जहाँ पे प्रॉफिट इंसेंटिव एक्चुअली खराब करते हैं सिचुएशन को। तो यूजुअली हम सोचते हैं कि प्रॉफिट और वेलबींग जो है वो कोरिलेटेड है। प्रॉफिट अगर कैपिटलिस्ट प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने की कोशिश करेंगे तो सोसाइटी का वेलबींग अपने आप हो जाएगा। बट ऐसा नहीं होता क्योंकि प्रॉफिट प्रॉफिट को फर्क नहीं पड़ता वो कहाँ से बढ़ रहा है। वो सर्विसेज, अच्छी सर्विसेज देके भी बढ़ सकते हैं, फ्रॉड करके भी बढ़ सकते हैं, वो हम्म, कट कॉर्नर्स कट करके भी बढ़ सकते हैं, कैसे भी बढ़ सकते हैं। एंड इसका एक बहुत क्लियर कट एग्जांपल ये है कि प्लान्ड ऑब्सोलेसेंस जो हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, फोन्स और इन सब में, तो इंटेंशनली डिवाइसेस ऐसे बनाए जाते हैं कि वो जल्दी से फेल हो 1-2 साल में। तो जैसे फोन्स हम्म, के बटन्स खराब हो जाते हैं, लॉक स्क्रीन बटन्स, ये बहुत ही कॉमन है। तो फोन्स आर डिजाइन्ड इन अ वे कि हाँ 1-2 साल बाद लोगों को फेंकना पड़े। या एक क्लासिक हिस्टोरिकल एग्जांपल है जिसमें जब इलेक्ट्रिक बल्ब इन्वेंट हो रहे थे और जब नए नए इनोवेशन आ रहे थे, तो इलेक्ट्रिक बल्ब्स का लाइफ जो जिस लाइफ टाइम के लिए जितने लाइफ टाइम के लिए वो लास्ट करता है वो बहुत ही लंबा होते जा रहा था। इतने अच्छे अच्छे बल्ब्स बन रहे थे कंपटीशन की वजह से, क्योंकि हर इंडस्ट्री ये चाहेगा कि उसके बल्ब ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग हो, ज्यादा कस्टमर्स अट्रैक्ट करे। तो इतने लॉन्ग लास्टिंग बल्ब्स बन रहे थे कि लोग बल्ब्स खरीदना ही बंद कर दिए। तो हुआ ये कि क्लियरली ये जो कॉर्पोरेशंस थे, बड़े बड़े कॉर्पोरेशंस जो बल्ब्स बनाते थे, उनने नोटिस किया ये चीज। एंड उनने एक्सप्लिसिटली प्लान करके अपने बल्ब्स का लाइफ टाइम कम कर दिया। उनने आपस में डील किया कि हम अपने बल्ब्स का लाइफ टाइम इससे ज्यादा नहीं रखेंगे, एंड एक्सप्लिसिटली उनने पैसे भी डाला रिसर्च में बल्ब का लाइफ टाइम कम करने के लिए। तो यहाँ पे लाइक ये तो बहुत क्लियर एग्जांपल है कि प्रॉफिट से तुम कैसे खराब रिसर्च कर सकते हो, कैसे काउंटर प्रोडक्टिव रिसर्च कर सकते हो। एंड वो एक दूसरे को फाइन भी करते थे कि अगर एक कॉर्पोरेशन ने बेटर बल्ब बनाए तो वो फाइन लगा देते थे बाकी सारे कॉर्पोरेशंस मिलके। ऑब्वियसली ये
अभी एग्जिस्ट नहीं करता, बट ये जो प्रैक्टिस है प्लान्ड ऑब्सोलेसेंस का, जानबूझ के डिफेक्टिव पीसेस बनाना, ये सब अभी भी चलता है। एंड जैसे से हुँ, जिस तरीके के सिस्टम में अभी हम जा रहे हैं, जहाँ पे मोनोपोलीज और स्ट्रांग होती जा रही है, जहाँ पे कंपनीज को पता है कि उनके अलावा किसी के पास जाएंगे नहीं लोग, वहां पे ये और इजी है करना। यू कैन जस्ट मेक डिफेक्टिव हुँ, पीसेस, बट लोग जाएंगे कहाँ? लोग नहीं जाएंगे छोटे इंडस्ट्रीज के पास, जहाँ महंगे फोन्स खरीदने पड़ते हैं या महंगे डिवाइसेस खरीदने पड़ते yeah, this is quite common, planned obsolescence, and I don't want to float any conspiracy theories, but खुद सोच लो लाइक ओवर द इयर्स अपना फ़ोन कितना डेलिकेट और फ्रेजाइल होते गया है। एक टाइम पे वो नोकिया हैमर वाला पत्थर वाला फ़ोन होता था, कुछ भी करो उसको ठोक दो, मार दो, कहीं भी कुछ भी कर दो, कुछ नहीं होता था उसको। और अभी फ़ोन गिरा दो तो खत्म हो जाता है 2 मिनट में। हैं। तो एंड यू नीड सो मेनी हाँ, एक्सेसरीज लाइक स्क्रीन गार्ड, सेफ्टी के लिए क्या क्या चीजें हाँ, लगानी पड़ती एग्ज़ैक्टली। हाँ, हाँ। और वही, और फिर ये है ना कि फ़ोन का अंदर का कुछ कंपोनेंट ख़राब हो गया, तो तुम्हें उसी कंपनी का यूज़ हैं। करना है और उसी कंपनी वाले से करवाना है। बाहर जाओगे तो वारंटी इनवैलिड हो जाएगा। पहले ऐसे तो छोटे पीसेस रिप्लेस हो जाते थे, अब इट्स लाइक पूरा किट रिप्लेस करो। हाँ, हाँ, अभी बैटरी एंड इनबिल्ट हो गया है, तो हाँ। यू कांट इवन रिप्लेस योर ओन बैटरी। और है ना? तो और जैसे अभी रिसेंटली यूरोप में इसको लेके काफ़ी कंट्रोवर्सी हुआ था। एप्पल वाज़ तो अपना जो आजकल जो यूएसबी सी टाइप चार्जर होता है, मतलब आजकल काफ़ी यूनिवर्सल हो गया, मोस्ट कंपनीज़ में वही यूज़ होता है। तो यूरोपियन यूनियन इज़ ट्राइंग टू स्टैंडर्डाइज़ दिस कि एप्पल जो कंपनी है, उसके आईफ़ोन में भी यूएसबी सी टाइप चार्जर ही होना चाहिए। और एप्पल वाले पकड़ के बैठ गए थे कि हम लोग ये स्टैंडर्ड फ़ॉलो नहीं करेंगे। क्यों? ऑब्वियसली बिकॉज़ अगर वो सी टाइप चार्जर मतलब अगर वो लोग अपना चार्जर किसी और टाइप का रखेंगे, तो उन्हीं से जाके खरीदेंगे ना लोग। सो वरना तो हम किसी और का फ़ोन लेके अपना मतलब किसी और का चार्जर से अपना आईफ़ोन चार्ज कर सकते हो, उस टाइप की चीज़ है। तो वो लोग अपनी एक्सेसरीज़ ऐसे बनाएँगे कि मतलब आईफ़ोन के लिए अलग से वही वाला एक्सेसरी फिट होगा, तो तुम एप्पल से ही खरीदोगे। तो इस तरीके से ये प्रॉफ़िट मोटिव अपन को चूतिया बनाता रहता है। हाँ, सो ऑल द मॉरल, एथिकल फकरी असाइड, कैपिटलिज़्म में काफ़ी सारी टेक्निकल रीज़न्स है, जिसको अपन लॉजिकली एनालाइज़ कर सकते हैं। एम्पिरिकल एविडेंस देख के एनालाइज़ कर सकते हैं कि अ, मतलब दिख सकता है कि ये सिस्टम काफ़ी बकवास है। एंड ये जो आइडिया है कि प्रॉफ़िट जो है व्हिच इज़ जस्ट अनपेड वेजेस इज़ जस्ट वन एग्ज़ाम्पल ऑफ इट। तो आने वाले एपिसोड्स में अपन क्या करेंगे, इसी तरीके से अपन एक और कैपिटलिज़्म का एक और फीचर उठाएँगे, जो भी होगा प्राइवेट प्रॉपर्टी, और उसको अपन एनालाइज़ करेंगे, सिस्टम को समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि कैपिटलिज्म में क्या कॉन्ट्रडिक्शंस है जो कि व्हिच मेक इट अनसस्टेनेबल। तो तो लाइक फर्स्ट एक दो एपिसोड में वी कुड से कि जैसे इस एपिसोड में वी आर ट्राइंग टू शो कि ओके देयर इज अ मैकेनिज्म कि वर्किंग क्लास से कैपिटलिस्ट क्लास के पास वेल्थ कैसे फ्लो होता है, प्रोडक्शन प्रोसेस के थ्रू प्रॉफिट कैसे आता है अनपेड हुँ, बेसिस से। नेक्स्ट हुँ, एपिसोड में हम प्राइवेट प्रॉपर्टी इन सब की बात करेंगे। तो फर्स्ट दो एपिसोड में मेनली गोल ये रहेगा कि हमें एक बेसिक पिक्चर मिले कि कैपिटलिज्म को कैसे मॉडल कर सकते हैं। तो हम एक मॉडल हुँ, डेवलप कर रहे हैं प्रोडक्शन प्रोसेस और कैपिटलिज्म का, कि कैपिटलिज्म कैसे एग्जिस्ट करता हुँ, है और कैसे सस्टेन करता है हुँ, खुद को, और कैसे और क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं इसके थ्रू। हुँ। तो आज के लिए बस इतना ही।